चले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम मीट अगेन। मैं लेकर आ गया आपका बायोलॉजी टीचर, आपका थर्ड लेक्चर एएनएम और पीएनएसटी का बायोलॉजी का। ठीक है। आपने सेकंड चैप्टर में सॉरी मतलब जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने फर्टिलाइजेशन तक के जो प्रोसेस थी वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब आगे हम जो थर्ड स्टेप है हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है। ये मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको मीन्स जो नेक्स्ट लेक्चर था, सॉरी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बनता है और बाद में एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है। एंडोस्पर्म किससे बनेगा? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अभी पीईएन क्या है? देखिए मैंने पहले बताया था कि भाई दो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसमें एक गैमिट मेल वाला आकर फ्यूज हो गया और कितने बन गए थे? 3n बन गए थे, ट्रिप्लॉइड हो गया था। ये 2n बन गया था, है ना। तो ये जो पहली सेल है पीईएन, पीईएन मतलब वो ही पहली सेल, दो सेकेंडरी न्यूक्लियस और उसके बाद में जो मेल गैमिट आकर के इससे मिल गया था वो मिलकर के पीईएन बनाते हैं। अब ये आगे चल करके एंडोस्पर्म बनाएगा और जाइगोट का आगे क्या चल करके बनेगा? यही होता है एम्ब्रियो, यही होता है एम्ब्रियो। ठीक है, यही बनाएगा आगे एम्ब्रियो। अब ये जो दोनों प्रक्रिया है, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है ओव्यूल के अंदर, ये हो रही है ओव्यूल के अंदर, है ना। जाइगोट भी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन रहा है। ये हो रहा है ओव्यूल के अंदर और ओव्यूल फिर कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है, ओवरी के अंदर। जनरली ओवरी के अंदर, ओवरी जो होता है ये मिलके बना लेती है फ्रूट। ठीक है, यानी समझिए कि ओवरी है, ओवरी तो फल बन गई, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर सीड बन गया और सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है। अब यही जो प्रोसेस है ये कहलाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने फर्टिलाइजेशन तक के पढ़ लिया था जिसमें जाइगोट का निर्माण हो गया था और प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया था, जस्ट लास्ट लेक्चर। ठीक है। उसके बाद अब आगे की कहानी क्या है? जो जाइगोट बना वो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, यही एम्ब्रियो भ्रूण कहलाता है जिससे कि एक नए पौधे का निर्माण होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है? ये जब भ्रूण का निर्माण होगा यानी जब नए पौधे का निर्माण होगा तो उसको नरिशमेंट देने का काम एंडोस्पर्म करेगा। ठीक है, एंडोस्पर्म करेगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो होती कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल से ही सीड बन रहा है यानी सीड के अंदर ही ये दोनों चीज है। और ओवरी से जनरली, सामान्य रूप से, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ओवरी से ही फ्रूट बनता है। अभी हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट था, अब हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम है ये एम्ब्रियो के बनने की कहानी है। ठीक है, आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये एग सेल है। ठीक है, ये एग सेल है। उसके बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है? एम्ब्रियो की शुरुआत सबसे पहले क्या होगा कि ये एम्ब्रियो सेल डिवाइड होकर, अब जो सेल डिवाइड हो रहा है ये सब माइटोसिस से हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, ये गलत जानकारियां हैं असल में, गलत स्लाइड लग चुकी है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको डायग्राम बना के ही दिखा देता हूँ नेक्स्ट में। देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये इस टाइप से था, यहाँ पर हमारा एग बना था और यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर हमारा जाइगोट बना था और यहाँ पर हमारा पीईएन बना था। हम इसकी कहानी पढ़ रहे हैं। ये अब क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड होना चालू हो जाता है। ठीक, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लेगा। नीचे की सेल डिवाइड होते रहती है, एक से दो, आपके एनसीईआरटी बुक में है ये डायग्राम। ठीक है, एक से दो सेल में डिवाइड होते रहती है। फिर ये एक गदा टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेगा।
तब हम इसे ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एक सेल डिवाइड होते रह रही है और दूसरी सेल बची हुई रहेगी, जिससे कि ग्लोब्यूलर बन जाएगा। इसके बाद में ठीक है, ये आगे चल करके ये ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये ऊपर वाली जो सेल है ये सस्पेंसर सेल कहलाती है, सस्पेंसर। और ये तो डिवाइड होते रही है। ठीक है, ये तो जनरेटिव सेल्स है, ये डिवाइड होते रह रही है। इसके बाद में ये डाइकोटिलीडन का निर्माण कर लेंगे। ठीक, डाइकोटिलीडन, ये डाइकोटिलीडन का निर्माण हो गया। ये सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो का निर्माण। ये है पूरी एम्ब्रियो के बनने की कहानी। सबसे पहले ये जो जाइगोट है, देखिए जाइगोट की ही मैं बता रहा हूँ। जाइगोट सबसे पहले क्या होता है, एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर की सेल सस्पेंसर सेल है, नीचे की सेल डिवाइड होते रहती है, और ये डिवाइड होते होते एक ग्लोब का स्ट्रक्चर बना लेती, गदा का टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती, जिसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। फिर ये हार्ट से कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में डाइकोटिलीडन के अंदर में, मतलब डाइकोटिलीडन के फॉर्म में सीड के अंदर में जमा रहता है। ये है किस चीज का, जाइगोट का डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया। देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है कि खाना जमा रहता है, एंडोस्पर्म भी बहुत सारा डिवाइड होता है। अगर एंडोस्पर्म का डायग्राम बनाए, ये जो सेल है ये ऐसे डिवाइड हो करके अगर ऐसे गुच्छे में है, ऐसे मतलब गुच्छे मतलब फ्री कंडीशन में है, इसकी जो न्यूक्लियस है ऐसे फ्री पाए जाते हैं, पूरे बिखरे हुए रहते हैं, पूरे फ्री कंडीशन में रहते हैं, डिवाइड हो करके। देखिए मैं एक साथ इतना नहीं हो गया, ये एक सेल से दो, दो से चार, ऐसे डिवाइड होते रह रहे हैं, और हो करके अगर चारों तरफ फैल गए हैं तो इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और जनरली ये आपने कहाँ देखा है, जो नारियल पानी हम पीते हैं वो वाली जो कंडीशन, नारियल पानी जो है फ्री एंडोस्पर्म है। उसके बाद में क्या होता है, चाहे तो कई प्लांट में हो सकता है कि गुच्छे में अरेंज हो जाए, ऐसे गुच्छे में अरेंज हो जाए, अरेंज हो सकते हैं, ये गुच्छे में ऐसे अरेंज हो जाए, चारों तरफ हो सकते हैं, चारों तरफ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे चारों तरफ अरेंज हो सकते हैं और सेल्स का निर्माण कर सकते हैं, तब हम इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। सीधी सिंपल सी प्रोसेस है। ट्रिप्लॉइड सेल है, तीन गुण इसमें तीन एन थे, इसका जो न्यूक्लियस है बहुत सारा डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी मतलब फ्री कंडीशन में रहेंगे, तब हम इसे फ्री न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अगर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गई, या सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गया, और एक बोलना चाहिए एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेबल हो गया, चारों तरफ हो सकता है। ठीक है, चारों तरफ हो सकता है, तब हम इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे कि नारियल का जो सफेद वाला भाग है, सफेद वाला जो हमने जो पानी की बात की है, तो भाई पानी तो फ्री कंडीशन में है, न्यूक्लियर वाला कंडीशन है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जब ये जमा हो गया, सेल का निर्माण हो गया इसके आगे, तो ये अपने ग्रुप में जमा हो गए, तब हम इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जरूरी नहीं है कि सभी बीजों में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी बीजों में ये एंडोस्पर्म हो, सभी बीजों में ये एंडोस्पर्म हो। तो ये जो बीज होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस,
मीनस, ये एंडोस्पर्म के आधार पर है। जिस बीज में, जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, बचता ही नहीं है, ठीक है, जिस सीड में एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं, और जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है उसे हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। सामान्य रूप से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, मीन्स डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता। अभी मैं आपको सीड का डायग्राम भी दिखाऊंगा, दोनों सीड का, मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का। उनमें जनरली एंडोस्पर्म होता नहीं है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पे आएंगे, और जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा वो एल्ब्यूमिनस में आएगा, जैसे कि मोनोकॉट वाले। ठीक है, तो सीड का हमारे पास में डायग्राम भी रखा हुआ है। देखिए, ये है मोनोकॉट सीड और ये डाइकॉट सीड का, दोनों की संरचनाएं हैं। क्या होता है मोनोकॉट सीड में, देखिए ये जो आपको दिख रहा है पीला पीला सा, सबसे पहले तो है ना, ये है ऊपर का सीड कोट है, सीड कोट। हाँ, सीड कोट एक वर्ड रह गया, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में सीड कोट क्या है। जनरली सीड कोट का मतलब छिलके से है, ठीक है, जैसे आपने घर में चना या जो सेमी के जो भी डिफरेंट टाइप के आपने छिलके देखे होंगे, ऊपर का जो कवर होता है उसे हम सीड कोट कह रहे हैं। उसके नीचे ये जैसे मेज का डायग्राम है, भुट्टे का डायग्राम है, तो ये जो उसका येलो वाला पार्ट होता है जिसको हम जनरली खाते हैं, जनरली खाते हैं, येलो कलर का रहता है, ज्यादा हार्ड भी रहता है ना, तो ये होता है एंडोस्पर्म। ठीक, और मैंने पहले ही कहा था कि जनरली, जनरली का मतलब ये नहीं कि भाई सभी में, जनरली जो डाइकॉट होते हैं उसमें तो एंडोस्पर्म होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ में होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको सेम जो सेमी का जो बीज होता है उसका दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पर एंडोस्पर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो जो येलो कलर में बना हुआ है ये अपना पूरा एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये है एंडोस्पर्म, क्योंकि ज्यादातर प्लांट में तो होते हैं, क्योंकि भाई जब उसमें से बीज निकलेगा तो उनको नरिशमेंट भी तो चाहिए। फिलहाल इसके दो टाइप याद रखेंगे। क्या कहा था मैंने कि भाई जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा वो नॉन एल्ब्यूमिनस है, और जिसमें बचा रहेगा वो जिसमें बचा हुआ रहेगा वो अपना एल्ब्यूमिनस है। तो भाई किस में बचा नहीं रहता, तो इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पी प्लांट, मटर के बारे में, मटर में दिया हुआ है, मटर में नहीं होता। और एल्ब्यूमिनस में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में वीट, मेज और केस्टर, वीट, मेज, इतने तो नाम दिए हुए हैं। गेहूं में ले सकते हैं, अपना मक्का में ले सकते हैं, ठीक है, इनमें तो पाया जाता है एंडोस्पर्म, इसलिए हम उसे एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता जैसे कि मटर में तो उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। अब सीड की संरचना हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बाहर ये है मोनोकॉट सीड, मक्के का। सबसे पहले बाहर सीड कोट, हल्की सी पतली सी झिल्ली होती है इसमें। उसके बाद एंडोस्पर्म, जनरली हम लोग उसको खाते हैं, और ये है अपना सिंगल कॉटिलीडन। देखिए इसका नाम कॉटिलीडन क्यों है, और इसका नाम डाइकॉटिलीडन क्यों है, इसका नाम मोनोकॉटिलीडन क्यों है। सीड का जब आप सीड को यानी छिलका निकाल देते हैं, और उसका जो सीड है अगर दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट, जैसे कि आपने तुवल या चना, सेम, मटर, इनको अगर आप दो पार्ट, जैसे छिलका निकालने के बाद में ये जनरली दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, दो पार्ट में बढ़ गए मतलब डाइकॉट, और सिंगल ही रह गए, जैसे कि चावल का ऊपर का छिलका निकाल लो, है ना, धान के ऊपर का जो छिलका होता है तो चावल बचा, ऊपर का जो छिलका निकला तो एक ही सिंगल चावल निकलता है, या गेहूं में भी सेम प्रोसेस होती है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, मोनोकॉट कहलाते हैं। तो उनमें तो एक ही कॉटिलीडन होता है, इनमें दो कॉटिलीडन होता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। दो कॉटिलीडन होता है, दो पार्ट होते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, ये देखते हैं। ये नीचे, नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये रेडिकल कहलाता है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया प्लीम्यूल कहलाता है। इसमें भी है, सेकंड में भी है, प्लीम्यूल से ही आगे चल करके तने का निर्माण होगा, प्लीम्यूल से ही तने का निर्माण होगा, और रेडिकल से ही क्या क्या निकलेगा, जड़ निकलता है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है एम्ब्रियोनिक रूट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक रूट। और उसके बाद में इसके ऊपर का जो कवर होता है ये कोलेराइजा, और ये स्केट्यूलम कहलाता है। इसके ऊपर का कवर स्केट्यूलम, स्क्यू टेलम, और कोलेराइजा।
कोलेराइजा। ठीक है, ये है एक बीज पत्री, जो बीज है उसका ये डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले सीड कोट, एंडोस्पर्म, और ये अपना जो है पूरा एरिया है, ये अपना भ्रूणी वाला एरिया है, यहीं से रूट और यहीं से जो स्टेम है वो निकलेगा। पूरा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, ये पूरा एरिया एम्ब्रियो है। सेम यहाँ पर देखो, ये पूरा एम्ब्रियो है, ये लीफ दिखा दिया है यहाँ पर। वैसे जनरली लीफ कब आएगी, लीफ कब आएगी, जब यहाँ पर बोलना चाहिए कि जब इसमें पानी होगा और अंकुरण होगा तब। ठीक है, अंकुरण होगा तब इसमें लीफ निकलेगी। जनरली अगर आप सूखे वाले इसको निकालो तो इसमें लीफ दिखती नहीं है, जब इसमें अंकुरण आना चालू होता है तब ये लीफ का है। हाँ, लेकिन बीच में एक लाइन जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक सीड का डायग्राम बना के दिखाता हूँ द्विबीजपत्री का। जैसे ये द्विबीजपत्री का है, ठीक है, द्विबीजपत्री है, इसमें ये बीच में ऐसी सीधी सी लाइन होती है जिसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इसमें ऊपर वाला जो एरिया होता है यही प्लीम्यूल कहलाएगा, इसी से आगे चल करके स्टेम का निर्माण होगा, और नीचे से रेडिकल वाला एरिया कहलाता है, जिससे रूट का निर्माण होगा। ये दोनों एरिया क्या कहलाते हैं, अपना कॉटिलीडन कहलाते हैं, कॉटिलीडन। और इनके ऊपर में जो कवर होता है यानी सीड कोट, ठीक है, तो सीड कोट का भी भाई दो पार्ट होता है। बाहर वाला जो होता है ये टेस्टा कहलाता है, बाहर वाला टेस्टा कहलाता है, और अंदर साइड वाला जो पार्ट होता है वो टेगमन कहलाता है, टेगमन कहलाता है। हाँ, आप नीट पीएनएसटी और एएनएम की एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें जरूरी एक चीज याद रखने वाली बात है। अब ये टेस्टा और देखो टेगमन है क्या। सीड किससे बना, सीड बना ओव्यूल से, ठीक है, ओव्यूल से बना, या जनरली एम्ब्रियो सेक के अंदर की जो प्रोसेस है एम्ब्रियो सेक से बना। तो सीड उसके बाहर क्या था, एम्ब्रियो सेक के बाहर में क्या हुआ था, दो स्ट्रक्चर थे, एक आउटर इंटेगुमेंट था और एक इनर इंटेगुमेंट था। आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा का निर्माण होता है और इनर इंटेगुमेंट से टेगमन का निर्माण होता है। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट से किस चीज का होता है, टेस्टा का, और इनर इंटेगुमेंट से किसका होता है, टेगमन का निर्माण होता है। ठीक, ये था सीड का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको सीड के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में और जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है फ्रूट। फ्रूट के बारे में हम जानते हैं फल। फल क्या चीज है भाई, जनरली मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फल है इसका निर्माण किससे होना चाहिए, ओवरी से होना चाहिए, ओवरी से होना चाहिए। लेकिन सभी फलों में ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, फल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फल, अनिषेक फल। इसका इंग्लिश में भी नाम मैं लिख देता हूं, ट्रू फ्रूट्स। एक होता है फॉल्स, या इसे ही हम कहते हैं स्यूडोकार्प, स्यूडोकार्प। और तीसरा होता है पार्थेनोकार्प, पार्थेनोकार्प, पार्थेनोकार्प। ठीक है, अब ये ट्रू क्या होता है, जिस फल का निर्माण, जिस फल का निर्माण, जिस फल का निर्माण अंडाशय यानी ओवरी, अंडाशय यानी ओवरी से होता है, जिस फल का निर्माण अंडाशय यानी ओवरी से होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम, नारियल में हम ओवरी ही खा रहे हैं, आम और नारियल में हम ओवरी ही खा रहे हैं। अगर आम में जनरली हम आम की संरचना देखें तो बाहर का देखिए, ओवरी के बाहर की जो वॉल होती है ना, ठीक है, ओवरी के बाहर की, फॉर एग्जांपल ओवरी, ये आम का स्ट्रक्चर बना दे इस टाइप से आम, ठीक है, तो आम के बाहर का जो एरिया होता है ये हम इपीकार्प कहते हैं, इपीकार्प।
उसके बाद जो मांसल वाला एरिया आता है, जिसे हम जनरली या तो काट के या जैसे उसका रस जो हम निकालते हैं, रसीला वाला जो एरिया होता है, ये मीजोकार्प कहलाता है, जिसको हम खाते हैं, मीजोकार्प। और इसके बाद इसके जो सीड वाला एरिया है अंदर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वाला एरिया होता है, ये अपना एंडोकार्प कहलाता है, एंडोकार्प। और इसके अंदर में अगर इस एरिया जो हम जिसे हम सीड कह रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा हिलाकर देखें तो अंदर कुछ बचता है ना, बचता कुछ नहीं है, इसके अंदर सीड पाया जाता है, इसके अंदर सीड है। और जनरली हम क्या खा रहे हैं, ओवरी ही तो खा रहे हैं, ओवरी ही खा रहे हैं। तो ऐसा फल कहलाता है ट्रू फल, यानी सत्य वाला फल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिसमें भी हम ओवरी खा रहे हैं वो सत्य है। जिसमें हम जिस फल का निर्माण जिस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा, सॉरी, अंडाशय के अतिरिक्त अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से होता है, किसी और भाग से होता है, किसी और भाग से होता है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से होता है उसे हम असत्य फल कहते हैं, ठीक है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेब, एप्पल। आपने जनरली सेब खाया होगा तो देखा ही होगा कि बीच में एक ऐसा हार्ड सा कवर होता है, छिलका सा कुछ होता है यहाँ पर, और इसके अंदर में ऐसे बीज होते हैं, ठीक है, इसके अंदर में बीज होते हैं। ये जो हार्ड वाला पोर्शन है यही ओवरी है। और ओवरी के बाहर जनरली फ्लावर में क्या होता है भाई, ओवरी के बाहर क्या होता है, जैसे कि आप किसी फ्लावर में देखेंगे, किसी फ्लावर में देखते हैं, यहां पर ओवरी है, तो ओवरी के बाहर एक कवर होता है, ग्रीन कलर का कवर होता है, और इसी से पंखुड़ियां उंखुड़ियां सब निकली होती है, ठीक है, ये सभी चीज निकला हुआ होता है। तो ओवरी अंदर है, उसके बाहर का कवर क्या कहलाता है, मैंने आपको कल ही डायग्राम में बताया था, थैलेमस कहलाता है, थैलेमस। आप सेब में क्या खा रहे हो, थैलेमस खा रहे हो, थैलेमस खा रहे हो, ओवरी तो खा नहीं रहे हैं, क्योंकि ओवरी तो अंदर का भाग है, और अंदर तो सीड, ठीक है, वो तो ओविल बन गया, ओविल से सीड बना, है ना। ये जो ओवरी है ये तो छिलका है, आप खा कौन सा पोर्शन रहे हो, थैलेमस खा रहे हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया कि जिस फल में आप अंडाशय यानी ओवरी खा रहे हो, या जिस फल का निर्माण अंडाशय से या ओवरी से हो रहा है, उसे ही हम सत्य फल कहते हैं। और असत्य किसे कहते हैं, जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा किसी और दूसरे भाग से हो रहा है। जैसे काजू में, काजू में जनरली जो हम काजू खाते हैं वो अंडाशय वाला भाग नहीं है, ठीक है। या बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं जिसमें कि हम खा ही नहीं रहे, मीन्स जैसे हम बेर बेर में भी ले सकते हैं, चेरी में भी ले सकते हैं, ये असत्य फल कहलाते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित फल। अनिश्चित फल क्या होता है, देखिए यहाँ तो खैर जगह बची नहीं है, हम नेक्स्ट पेज ये ले लेते हैं। अनिश्चित फल, अनिश्चित फल, ठीक है, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन, बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, अनिषेक फल कहलाता है, अनिषेक फल कहलाता है, अनिषेक फल कहलाता है, ठीक है। अब जिसमें भाई फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो ही नहीं रहा है,
फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो ही नहीं रहा है, तो उसमें बीज बनेगा कैसे? अब ऐसा आपने को भी याद होगा, आपको भी याद होगा कि जिसमें बीज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल केला या बनाना, ठीक है, इंग्लिश में अंगूर, ठीक है, यानी जिसमें बिना निषेचन के हो रहा है तो बीज तो बनना नहीं है, ऐसा फल क्या कहलाता है? अनिषेक फल कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हो। एक दो जो टॉपिक है वो छूट गया था, ठीक है, एक दो टॉपिक आपका एनसीईआरटी में भी है, और नवबोध अगर हम शिवलाल को भी फॉलो करते हैं तो उसमें भी होता है, एमपी के पीएनएसटी के हिसाब से। एक हमारा जो टॉपिक छूट गया था, खैर हमारा फल खत्म हो गया, फल वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक हमारा रह गया है ईमैस्कुलेशन, ईमैस्कुलेशन, एक रह गया है बेगिंग, बेगिंग, और लास्ट के दो और टॉपिक रह गए हैं। एक का नाम रह गया है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, और एक रह गया है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। देखिए एमेस्कुलेशन क्या है? एमेस्कुलेशन क्या है? ये एमेस्कुलेशन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया है। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए अभी हमने जो फूलों में जितना भी निषेचन पड़ा, ठीक है, फूलों में जितना भी निषेचन पड़ा प्राकृतिक रूप से हो रहा था, जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट के पास प्राकृतिक रूप से ही पहुंचा रहे थे, हमारा कोई योगदान नहीं था उसमें, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे थे, न फल हम बना रहे हैं, ना ही हम निषेचन करवा रहे हैं, ना हम पर परागण करवा रहे हैं या परागण करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, ठीक है। बट हमको अगर आर्टिफिशियल चाहिए, आर्टिफिशियल मुझे हमें अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार भाई बीज चाहिए, हमारी मर्जी के हिसाब से बीज होना चाहिए, जैसे कि आजकल मार्केट में है। मतलब आप देखते होंगे मार्केट में ढेर सारे टाइप के सीड अवेलेबल हैं, जैसे गेहूं की बहुत सारी वेराइटीज है, धान की बहुत सारी वेराइटीज है। तो ये जो प्रक्रिया संभव होती है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से होती है। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इसमें देखो क्या क्या किया जाता है भाई। पहले तो इमेस्कुलेशन किया जाता है। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है कि किसी जो फ्लावर है, फ्लावर उसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट, फीमेल को रहने दो, फीमेल को रहने दो, मेल पार्ट को निकालकर अलग कर दिया जाता है, ठीक है, मेल पार्ट को निकालकर अलग कर दिया जाता है, यही प्रक्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है। सेकंड बेगिंग, अगर चले ठीक है निकालकर अलग कर दिए, अब अगर मान लो कि अगर हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई ना कोई कीड़ा आ जाए और इसी जाति का कोई पॉलन ग्रेन को उठा के लेकर आ जाए, इसी जाति के किसी पॉलिनेन मतलब पॉलन ग्रेन को उठाकर लेकर आ जाए।